लो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा के साथ। शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड नान को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक डिलीवरी गर्ल का काम करती है एंड ये एक प्लेस पर डिलीवरी करने आई थी। यहाँ पर जैसे ही ये आती है तो अपने स्कूटर से उतरकर बोलती है, बंस का ऑर्डर यहाँ पर किसने दिया था। तभी यहाँ पर 3 लड़कियों की एंट्री होती है, जिनमें से एक लड़की के पास एक क्यूट सा डॉगी होता है एंड इस लड़की का नाम मायू होता है। मायू अपनी 2 चमचियों के साथ नान के पास आ जाती है और फिर कहती है, तुम ही हो ना हमारी क्लास की सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़की जो आजकल ये सारा काम कर रही हो। जिस पर ये तीनों इसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन नान इनको इग्नोर करके कहती है, क्या तुम लोगों ने ही बंस मंगवाए हैं। जिस पर मायू की एक दोस्त उसके हाथ से पैकेट को छीन लेती है। इसके बाद मायू उन बंस को निकालती है और फिर देखने लगती है एंड वो अपने डॉगी को खाने के लिए देती है, पर वो नहीं खाता। जिसके बाद मायू बोलती है, ये कितने बेकार हैं जिसको मेरे डॉगी ने भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद वो नान के करीब आती है और कहती है, क्या फ़ायदा है तुम्हारा इतनी ज़्यादा पढ़ाई करने का जब तुमको इस तरह से कुत्तों वाला काम करना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। ये सुनकर नान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। मायू कहती है, अगर तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगोगी तो मैं तुम्हें इस महीने में काफ़ी सारे ऑर्डर्स दूंगी। भले ही मेरा कुत्ता ये सब नहीं खाता, लेकिन मैं गली में घूमने वाले कुत्ते बिल्लियों को ये खिला सकती हूँ। जिस पर नान कहती है, अगर ऐसा है तो ठीक है, पर मुझे इन सारे मैटर पर बात करने के लिए एक अकेली जगह चाहिए। इसके बाद हम मायू की 2 चमचियों को एक रूम के बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहां पर उनमें से एक लड़की दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो अचानक से दूसरी लड़की से कहती है, लगता है अंदर झगड़ा हो गया और नान मायू को पीट रही है। जिस पर दूसरी लड़की कहती है, ये कभी नहीं हो सकता, मायू नान से कभी पिट नहीं सकती। तभी यहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं, जिनको देखकर ये दोनों लड़कियाँ डर जाती है एंड वो दरवाज़ा खोलते हैं और दरवाज़ा खुलते ही अंदर से नान आती है एंड उसके फेस पर छोटी सी चोट होती है। वो उन पुलिस ऑफिसर से कहती है, सर मैंने ही आपको यहाँ पर कॉल करके बुलाया है। माना यहाँ पर मेरी गलती है, लेकिन उस लड़की ने पहले मुझे उकसाया था। उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट की थी, इसके बाद ही मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन आप लोग मुझे जो सज़ा देंगे वो मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी अंदर से मायू भी आती है, पर वो पुलिस ऑफिसर को देखकर शांत हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहां पर मायू नान से कहती है, कुछ ही देर में मेरे पेरेंट्स यहां पर आ जाएंगे, पर तुमको यहां पर कोई भी लेने के लिए नहीं आएगा। जिसके बाद नान अपने मन में सोचती है, वाकई में इस टाइम पर मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगी, तो क्या मैं अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुला लूँ और वो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट देती है। उसको देखकर पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा शॉक होता है और वो दूसरे ऑफिसर को रोककर कहता है, शहर के सबसे अमीर आदमी का नाम चयान है ना। जिस पर वो दूसरा ऑफिसर हाँ बोलता है एंड वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है। जिस पर वो ऑफिसर कहता है, ये एक डुप्लीकेट नाम है, अगर ये चियान की वाइफ है तो मैं भी टायलर स्विफ्ट का हस्बैंड हूँ। एंड वो दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ हम चियान को देखते हैं, जो कि हमारा मेन लीड है एंड वो अपनी कंपनी में एक मीटिंग में बैठा हुआ था। यहाँ पर सभी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उनकी अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर लीक कैसे हो रही है। जिस पर चियान कहता है, मुझे प्रूफ मिल चुका है एंड वो सभी को एक वीडियो दिखाता है स्क्रीन पर, जिसमें उनकी कंपनी का एक आदमी एक बाहर के आदमी से बात कर रहा था और उसको सभी डॉक्यूमेंट्स दे रहा था। जिसके बाद उसकी सारी पोल पट्टी सबके सामने खुल चुकी थी और उसको वहां से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। चियान का फ़ोन स्क्रीन से कनेक्ट था और तभी उसके पास नान का मैसेज आता है। उस मैसेज को सभी देख लेते हैं, जिसके बाद चियान जल्दी से वहां से निकल जाता है और इसके बाद हम उसको कार में देखते हैं, जहां पर वो मैसेज पढ़ता है। नान ने उसको मैसेज किया था, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम प्लीज़ पुलिस स्टेशन आ सकते हो। इसके बाद चियान सबसे पहले अपने दादाजी के पास वीडियो कॉल करता है। दादाजी बताते हैं, मैंने ही तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया है। वो लड़की वाकई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो इतनी ज़्यादा रिच नहीं है, उसकी फैमिली काम करती है बंस बनाने का। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं,
जहाँ पर मायू के पेरेंट्स आ जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उड़ना शुरू कर देती है एंड वो नान के पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रही हूँ, घुटनों पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो। पर जब नान कोई भी रिएक्शन नहीं देती तो उसको गुस्सा आता है एंड वो उसको थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर तभी चियान उसका हाथ पकड़ लेता है। चियान को देखते ही मायू खुश होकर कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आए हो? बट वो बंदा उसको पूरी तरह से इग्नोर करके नान से पूछता है कि क्या वो ठीक है। ये देखकर मायू गुस्से में कहती है, इस लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है? जिस पर वो बताने ही वाला था कि नान उसके फेस पर अपना हाथ रख देती है और वो अपने मन में सोचती है, अगर इस लड़की को पता चल गया कि मेरी शादी हो चुकी है तो ये स्कूल में मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करेगी और हर जगह इस बात के पोस्टर्स छपवा देगी। जिसके बाद वो मायू से कहती है, हमारे बीच क्या रिलेशन है, ये तुम खुद ही गैस क्यों नहीं कर लेती? एंड वो चियान का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद मायू जल्दी से अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, मॉम प्लीज़ कुछ कीजिए, मुझे चियान से शादी करनी है। वो कहती है, चलो पहले घर चलते हैं। मायू की मॉम जब अपने हस्बैंड से कहती है, आप क्या देख रहे हैं, तो वो जवाब देता है, ये लड़की दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। वो उनको इन सब पर ध्यान देने से मना करती है। इसके बाद हम चियान और नान को कार में देखते हैं, जहाँ पर चियान नान से डायरेक्टली पूछ लेता है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करने में इंटरेस्टेड हो? ये सुनकर तो वो बेचारी शॉक हो जाती है। जिसके बाद चियान अपने ड्राइवर से कहता है, सबसे पहले घर पर चलो। इसके बाद ये दोनों घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही चियान अपने कपड़े निकालना शुरू कर देता है। ये देखकर नान वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसको रोक कर कहता है, हम दोनों की शादी हो चुकी है तो ये सब गलत नहीं है। एंड वो उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज आकर उसकी शर्ट के बटन्स खोलता है। जिसके बाद वो उसके साथ एक बढ़िया वाली सेल्फी लेकर वो सेल्फी किसी को भेजता है और कहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। इसके बाद वो नान को उसके घर पर ड्रॉप करता है। वो उसको अंदर चलने को कहती है, लेकिन वो अपने मन में सोचता है, अभी मैं कुछ गिफ्ट्स भी लेकर नहीं आया, इस तरह से जाना सही नहीं होगा। और वो कहता है, दरअसल मुझे देर हो रही है, मैं फिर कभी आऊँगा। इस पर सामने से नान कहती है, हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी तुम्हारे बॉस को कार की ज़रूरत होगी। जिस पर वो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? इस पर वो कहती है, मैं इस कार के बारे में जानती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे ये भी पता है कि तुम इतने ज़्यादा रिच नहीं हो, तो ऑफ कोर्स ये कार तुम्हारे बॉस की ही होगी ना। ये सुनकर वो अपने मन में सोचता है, तो इसे अभी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। और वो कहता है, हाँ ये कार मेरे बॉस की है। इसके बाद वो उसको ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। नान की मॉम उसको कहती है, अभी तुम इतनी महंगी कार से कैसे उतरी? माना कि शादी के बाद से तुम्हारे पति का कुछ अता पता नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब करोगी। जिस पर वो कहती है, मॉम आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हैं, वैसे भी ये कोई और नहीं था बल्कि आपका दामाद ही था। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती हैं और कहती हैं, क्या वो अब्रॉड से काम करके वापस आ गया? तभी यहाँ पर नान की आंट आती हैं और बताती हैं, 2 दिन बाद दादाजी का जन्मदिन है, साथ ही उस दिन मेरी बेटी निन निन की एंगेजमेंट भी है, तो तुम लोग वहाँ पर आ जाना। और साथ ही नान को बोलती है, तुम अपने हस्बैंड को भी लेकर आना। जिस पर वो कहती है, वो अभी नहीं आ सकता। जिस पर आंट बोलती है, मैंने अभी अभी तुम दोनों को बातें करते सुना है कि वो वापस आ गया है, तो वो क्यों नहीं आ सकता? जिस पर नान कहती है, क्योंकि वो बीमार है इसीलिए वो नहीं आ सकता। जिसके बाद उसकी आंट वहाँ से चली जाती है। नान की मॉम कहती है, तुमने झूठ क्यों बोला? जिस पर वो कहती है, वहाँ पर सबके सामने बेइज्जती होने से अच्छा है कि न जाएं। वैसे भी आपको पता नहीं है, आपका दामाद सिर्फ एक ड्राइवर है। अगर वो दादाजी से पहली बार मिलेगा तो उसको उनके लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट लेना होगा। उस बेचारे की 1 महीने की सैलरी तो गिफ्ट लेने में ही चली जाएगी। नान की मॉम बोलती हैं, अगर तुम्हारा हस्बैंड वहाँ पर नहीं जाएगा तो दादाजी को अच्छा नहीं लगेगा। जिस पर नान कहती है, तो क्यों ना मैं रेंट पर एक हस्बैंड खरीद लूँ। अगले सीन में हम चियान को उसकी कंपनी में देखते हैं, जिसने यहाँ पर नान के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। एंड वो अपने मैनेजर से कहता है, मेरे लिए एक आई कार्ड बनवाओ इस कंपनी के ड्राइवर का। 3 महीने तक मैं देखना चाहूँगा कि वो लड़की कैसी है और उसकी फैमिली किस तरह की है। और
और तभी उसके पास भी मैसेज आता है कि दादाजी का 80वां जन्मदिन है। इसके बाद हम नैन को होटल के बाहर खड़े हुए देखते हैं, जहां पर नीनी उसके पास अपने हस्बैंड के साथ आती है एंड वो उसको बोलती है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, जिस पर नान कहती है वो बस कुछ ही देर में आ जाएगा। इस पर नीनी अपने होने वाले हस्बैंड को बताती है इसका हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जहाँ तक मुझे पता है वो तो टॉयलेट साफ करता है एंड ये दोनों इसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर एक मोटा सा लड़का आता है। नान उसको जल्दी से कपड़े देती है और चेंज करने को कहती है। इसके बाद नान उस लड़के के साथ अंदर आ जाती है, जिसको देखते ही नीनीन कहती है क्या ये मोटा आदमी तुम्हारा हस्बैंड है? ये तो दिखने में करीब 50 साल का लग रहा है। और ये माँ बेटी मिलकर यहाँ पर इस आदमी की बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट करती है। इसके बाद नीनीन अपने हस्बैंड से कहती है आप जो दादाजी के लिए तोहफा लेकर आए हैं वो जल्दी से मंगा लीजिए। जिसके बाद वो तालियां बजाता है और 4 सुंदर सी कन्या अपने हाथों में थालियां लेकर आती हैं, जिसमें अलग अलग तरह की डिशेस होती हैं, जो कि चाइना से नहीं बल्कि चाइना के बाहर की होती हैं। नीनीन का हस्बैंड दादाजी से कहता है ये आपके लिए है जो मैंने स्पेशली बाहर से मंगवाया है, साथ ही मैं कुछ दिनों बाद आपको गोल्ड के कंगन भी गिफ्ट करूँगा। ये सुनकर दादाजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद नीनीन नान से कहती है क्या तुम्हारा हस्बैंड कोई तोहफा लेकर नहीं आया? इस पर वो आदमी एक तोहफे को आगे बढ़ाता है, जिसको देखकर नीनीन हंसने लगती है और वो कहती है ये तो करीब 100 युवान का भी नहीं होगा, तुम लोग वाकई में गरीब हो। जिस पर दादाजी उनको शांत होने को कहते हैं और फिर वो उस आदमी से कहते हैं क्या तुम ही चियान हो? जिस पर वो हकलाते हुए हाँ कहता है। बस फिर क्या था, इन लोगों को उसका और भी ज्यादा मजाक उड़ाने का मौका मिल जाता है। ये सब देखकर नान की मॉम को इस बार बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खड़ी होकर कहती हैं बस बहुत हुआ, माना कि मेरा दामाद गरीब है, तुम उसके साथ इस तरह का बिहेव नहीं कर सकते। और वो दादाजी से कहती है अब मैं यहाँ पर एक पल नहीं रुक सकती एंड वो उन दोनों को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी सामने से चियान आता है। उसको देखते ही तो नान शॉक हो जाती है। वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे देरी हो गई। नान कहती है तुम यहाँ पर कैसे आए? वो कहता है मुझे बर्थडे के बारे में पता चला इसलिए मैं आ गया एंड वो दादाजी को बर्थडे विश करता है। जिस पर दादाजी कहते हैं अगर तुम चियान हो तो ये आदमी कौन है? जिस पर वो आदमी कहता है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा, यहाँ पर मैं अपनी और ज़्यादा बेइज्जती नहीं करवा सकता, और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। चियान को देखकर नीनीन कहती है ये दिखने में इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है, और यहाँ पर उसे जेलसी होने लगती है। चियान दादाजी से कहता है ये होटल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने आपके लिए दूसरे होटल में रूम बुक किया है। इसके बाद ये सभी लोग एक दूसरे होटल में आ जाते हैं, जो कि शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल होता है। दादाजी कहते हैं क्या आज का डिनर हम वाकई में यहाँ पर करने वाले हैं? इस पर चियान कहता है जी बिल्कुल, आज आपका 80वां जन्मदिन है तो हमें सेलिब्रेशन तो करना ही चाहिए। नैन चियान को साइड में लेकर जाती है और कहती है माना कि आज तुम मेरे परिवार से पहली बार मिल रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंगाल हो जाओ। तुम इस होटल में सबको क्यों लेकर आए? तुमने मेन्यू देखा है? यहाँ पर सिंपल आलू भी 800 युवान का है। अभी पीछे से नीनीन आती है और कहती है ये होटल वाकई में अच्छा है, आप हमको यहाँ पर लेकर आए उसका बहुत ही धन्यवाद, पर मैं आपको बता दूँ यहाँ का बिल भरने में आपकी 1 साल की पूरी सैलरी चली जाएगी। और ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है कि आप कूल बनने के लिए कंगाल हो जाएं। जिस पर चियान सामने से कहता है तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, तुमको मेरी कितनी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन आज दादाजी का 80वां जन्मदिन है इसलिए इतना करना तो बनता है। और वो कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने काफ़ी महंगी शराब और मांस तोहफे में दिया है, इसलिए मैं भी दादाजी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। और उसका तभी यहाँ पर मैनेजर आता है, जिसके हाथ में काफ़ी बड़ा लेग पीस होता है, जिसको देखकर नीनी का हस्बैंड कहता है ये कोई सस्ता सा मांस का टुकड़ा उठाकर तुम कितने ज़्यादा खुश हो रहे हो। लेकिन मैनेजर कहता है ये कोई सस्ता नहीं है, बल्कि आइसलैंड के ब्लैक पिग का मांस है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी चियान एक बटन दबाता है और पीछे से एक दरवाज़ा खुलता है, जिसके पीछे बहुत सारी शराब होती है। ये देखकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। नीनीन की मॉम तो जल्दी से भागकर जाती है और एक डब्बा उठा लेती है।
मतलब एक बॉटल उठा लेती है और कहती है ये तो वाकई में बहुत ही महंगी है। ये सब देखकर निनिन के हस्बैंड को गुस्सा आता है और वो कहता है तुम दादाजी के सामने कूल बनने की ट्राई क्यों कर रहे हो? यहाँ पर सभी जानते हैं कि तुम गरीब हो, तो फालतू में अमीर बनने का नाटक करना बंद करो। और वो उसके पास जाकर कहता है तुम्हारे ये सूट कौन से थोक के बाजार से तुमने खरीदा है? ये सुनकर हमारे हीरो को थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बैठ जाता है और कहता है आज दादाजी का जन्मदिन है तो थोड़ा सोच समझकर बात करो। लगता है तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है कि सामने वाले से किस तरह से पेश आया जाता है। लेकिन ये आदमी यहाँ पर सुधरने का नाम ही नहीं लेता। वो चियान की और भी ज़्यादा इंसल्ट करता है एंड वो नान से कहता है तुमको जल्द से जल्द इस आदमी से डाइवोर्स लेना चाहिए क्योंकि इसका दिमाग पूरी तरह से ख़राब है। एंड वो ये बोलते हुए उसके शोल्डर पर हाथ रखता है, जिस पर नान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में बहुत ही तेज़ उसका हाथ पकड़ लेती है। और फिर वो दादाजी से कहती है मुझे माफ़ करना, मैं आज आपका दिन ख़राब करने जा रही हूँ। एंड वो इस बंदे को हवा में उछालते हुए ज़मीन पर पटक देती है, जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उसको उठाने के लिए जाती है एंड निनिन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तभी यहाँ पर होटल का मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। चियान जैसे ही चेयर से खड़ा होता है तो नान कहती है ये सब मैंने किया है तो तुम्हें उठने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। और वो उसको वापस बिठा देती है। तभी मैनेजर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, चलो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है कि चियान उसका हाथ पकड़ लेता है। चियान को देखकर मैनेजर शॉक हो जाता है। इसके बाद वो बंदा उठ के खड़ा हो जाता है और फिर से बहुत ज़्यादा बोलने लगता है, जिस पर नान कहती है क्या तुम दोबारा से मेरे हाथों से पिटना चाहते हो? जिस पर निनिन आगे बढ़ती है तो दादाजी ज़ोर से चिल्लाते हैं और कहते हैं अब बस बहुत हुआ, चुपचाप सभी लोग खाना खाने बैठ जाओ, तब से तुम लोगों ने तमाशा लगा के रखा है। अगले सीन में हम देखते हैं चियान इन सभी को वापस ले आता है। वापस आते ही नान सबसे पहले चियान को रूम में खींच कर लेकर आती है और लाते ही कहती है अब मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्या था। एक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है मुझे अच्छे से पता है, लेकिन तुमने अंधाधुंध पैसे खर्च किए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? जिस पर वो सामने से कहता है लगता है आज तुम बहुत सारे सवाल पूछने के मूड में हो, तो चलो मैं भी एक सवाल पूछ लेता हूँ। तुमने नकली हस्बैंड बनाने के लिए 300 युवान खर्च किए, तुमने मुझको क्यों नहीं बुलाया? ये सुनते ही तो वो एकदम शांत हो जाती है और कहती है ऐसी बात नहीं है। जिस पर वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है एंड हमारी हीरोइन पीछे की तरफ बढ़ने लगती है। वो कहती है तुम गलत समझ रहे हो, दरअसल बात ऐसी है मुझे लगा कि तुम बहुत बिजी होगे। इस पर वो कहता है तुम्हें पूछना तो चाहिए था कि मैं बिजी हूँ या नहीं। एंड चियान उसको बेड पर गिरा देता है। वो उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाता है। वो किस करने ही वाला था कि तभी उनका डोर नॉक होता है। नान जाकर दरवाज़ा खोलती है तो उस तीनों भाई रूम के दरवाजे पर खड़े हुए थे, जिनको देखकर वो चौंक जाती है। वो कहते हैं कहीं ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया। इसके बाद हम इन सभी को रूम के बाहर देखते हैं, जहाँ पर ये सभी चियान से कहते हैं शादी के 1.5 साल तक तुम गायब थे, लेकिन अचानक से तुम वापस कैसे आ गए? जिस पर वो कहता है मैं काम के सिलसिले में गया था। इस पर उसका बड़ा भाई कहता है हम अपनी बहन के पास तुम्हें कैसे रहने दे सकते हैं? अगर फ्यूचर में भी तुमने उसको इसी तरह से परेशान किया तो फिर क्या होगा? और तुम अचानक से इस तरह से वापस आ गए और हमारी बहन के साथ रहने भी लगे उसके रूम में। क्या तुमने हमसे कोई इजाज़त ली? तभी चियान का असिस्टेंट उसको चेयर देकर बैठने को कहता है। वो बेचारा भी बैठने लग जाता है, पर तभी उसका भाई कहता है क्या तुमने परमिशन ली बैठने की? ये सुनकर मैनेजर को गुस्सा आता है, लेकिन चियान उसको बाहर जाने को कहता है। इसके बाद चियान उनसे माफ़ी मांगता है, जिस पर उसका दूसरा भाई कहता है कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हमने तुम्हें माफ़ किया और हम तीनों मिलकर तोहफे में तुम्हें 1 मिलियन देना चाहते हैं। उन पैसों से तुम हमारी बहन के लिए घर खरीद सकते हो ताकि तुम दोनों आराम से रह सको। जिस पर नान कहती है तुम लोग अचानक से इतना पैसा कहाँ से लेकर आए? चियान भी पैसे लेने से इनकार करता है, लेकिन उसका भाई कार्ड चियान के हाथ पर रख देता है और कहता है मना करने की ज़रूरत नहीं है, इनको चुपचाप रख लो। और वो अपनी बहन की तरफ देखकर कहता है अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम दिल खोलकर खर्चा कर सकती हो, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ हैं।
एंड वो चियान से भी कहता है ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कि एक ड्राइवर की सैलरी कितनी होती है। यहाँ पर चियान के पास कॉल आता है और उसे अर्जेंटली जाना था, इसलिए जाने से पहले वो नैन के भाइयों से कहता है मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, मैं आपकी बहन का भी अच्छे से ध्यान रख सकता हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे ऊपर ये एहसान मत कीजिए। एंड वो उस कार्ड को नैन के हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नान के तीनों भाई आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कितना ज़्यादा मेहनती है, ये रात को भी काम कर रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अपने भाइयों की ये सारी बातें सुनकर नान बाहर आती है और वो अपनी एक दोस्त को कॉल करके बोलती है क्या तुम मुझको एक पार्ट टाइम जॉब दिला सकती हो। और इसके बाद हम इस बंदी को उस जॉब पर देखते हैं जो कि एक क्लब में वेट्रेस की होती है। यहाँ पर नान एक रूम में वाइन लेकर जाती है तो वहाँ पर निनिन का फियांसे शाओमी और उसके साथ माओ होती है। कर ये चौंक जाती है। शाओमी भी उसको देखकर शॉक होता है। वो कहती है ब्रदर इन लॉ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस पर मायू उसकी तरफ देखकर कहती है ब्रदर इन लॉ। इस पर वो उसकी तरफ गर्दन हिलाकर हाँ बोलता है, जिस पर वो कहती है घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। इसके बाद वो नान से कहती है पहले तो तुम सड़कों पर काम किया करती थी, अब यहाँ पर भी काम करने लगी हो, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। और वो अपने बैग में से उसका स्कॉलरशिप लेटर निकालती है। ये देखकर तो नान शॉक हो जाती है और कहती है ये तुम्हारे पास कैसे आया। जिस पर वो सामने से जवाब देती है शायद तुम भूल गई हो जिस स्कूल में तुम पढ़ती हो वो स्कूल हमारा ही है, तो ये मेरे पास नहीं होगा तो किसके पास होगा। पर खैर जाने दो, अब मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। एंड वो लाइटर से उसमें आग लगाने वाली होती है कि तभी नान उसके ऊपर वाइन फेंक देती है, जिस वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शाओमी से कहती है मेरी तरफ से इसे सबक सिखाओ। जिसके बाद शाओमी खड़ा हो जाता है और कहता है तुम वाकई में खूबसूरत तो हो। जिस पर वो कहती है ब्रदर इन लॉ आप ये क्या कर रहे हैं। इस पर वो सामने से कहता है बहुत देर हो गई मुझे ब्रदर इन लॉ बोले जा रही हो। वैसे भी तुम्हारी बहन ने मुझे इसीलिए पसंद किया है क्योंकि मैं रिच हूँ, अगर मैं रिच नहीं होता तो वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। लेकिन मैं तुमको भी रिच बना सकता हूँ क्योंकि तुम अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत हो। यहाँ पर मायू अपने दो आदमियों की तरफ इशारा करती है, वो दोनों आकर उसको पकड़ते हैं एंड उसके फेस पर रुमाल लगा देते हैं। जिस पर मायू कहती है धीरे धीरे इस दवाई का असर हो जाएगा और फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। एंड वो शाओमी से बोलती है चलो इसके साथ जो भी करना है करो, मैं उसका वीडियो बनाऊंगी। एंड ये बंदी वीडियो इस इरादे से बनाती है ताकि चियान को सेंड कर सके। शाओमी भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी नान कहती है मैं बताने के लिए तैयार हूँ कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। जिस पर मायू उसके पास जाती है और तभी वो उसके कान पर काट कर वहाँ से भाग जाती है। इसी सेम क्लब में चियान भी होता है जो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था और यहाँ पर बिजनेस की बातें चल रही थी। और तभी दरवाज़ा खोलकर रूम के अंदर नान आ जाती है। नान को देखकर तो वो चौंक जाता है और उसको पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। वो कुछ बोल पाती कि तभी शाओमी भी उसके पीछे पीछे आता है और कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और जैसे ही वो चियान को देखता है तो कहता है ओ तो तुम भी यहीं पर हो, चलो आज तुम्हारे सामने ही देखना मैं क्या करूँगा। इस पर वहीं पर बैठा हुआ एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन वांग गुस्से में खड़ा हो जाता है। उसको देखते ही तो शाओमी चौंक जाता है। वांग कहता है तुम जियामी होटल के ओनर के बेटे हो ना, क्या तुम्हें यही तमीज़ है। जिस पर वो कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल ये लड़की बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है इसीलिए मैं इसको सबक सिखा रहा हूँ। लेकिन वांग उसको और भी ज़्यादा डांटता है और इसी बीच चियान एक बोतल उठाकर उसके सर पर जोर से मारता है, जिससे ये बंदा ज़मीन पर गिर जाता है। और तभी रूम के अंदर मायू आ जाती है और वो वहाँ पर चियान को देखकर चौंक जाती है। शाओमी मायू से कहता है मेरी मदद करो, ये आदमी पागल हो चुका है। जिस पर वो उल्टा उसी को थप्पड़ मारती है और कहती है किसके सामने बोल रहे हो, पहले ये तो देख लो। तभी यहाँ पर नान को चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए चियान उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर नान के ऊपर उस दवाइयों का असर हो चुका था। इसीलिए मैनेजर चियान को सलाह देता है आप दोनों की शादी पहले ही हो चुकी है तो ये सब करने में कोई बुराई नहीं है।
जो मैडम चाहती है उनको वो नहीं मिला तो वो अपना कंट्रोल खो सकती हैं और दवाई अपना उल्टा असर भी कर सकती है। चियान मैनेजर से कहता है तुमने क्या सोचा है उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, जिस पर वो कहता है जल्दी आपको पता लग जाएगा, वो आपके सामने अपने घुटने टेकेंगे। इसके बाद हम चियान को लू परिवार के घर पर देखते हैं, जहाँ पर मायू के डैड कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी तरफ से एक तोहफा कबूल कीजिए। लेकिन चियान कहता है मुझे आपके गिफ्ट्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस पर मायू के डैड कहते हैं मेरी बेटी को पता है कि उसने क्या गलती की है, इसीलिए वो अपनी गलती स्वीकार करके आपसे माफ़ी मांगना चाहती है। मायू भी यहाँ पर माफ़ी मांगती है। मायू की मॉम कहती है आपका परिवार और हमारा परिवार पहले से दोस्त है, तो एक बार ज़रा उसके बारे में सोचिए। जिस पर चियान कहता है उस दोस्ती के बारे में सोचा है, इसीलिए तो अभी तुम सब लोग मेरे सामने खड़े हो। इस पर मायू के भाई को गुस्सा आता है और वो कहता है बस भी करो, अब ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। माना मेरी बहन ने कोई गलती की है, पर उसका ये मतलब नहीं है कि तुम बिजनेस में घसीटोगे। इस पर मायू का छोटा भाई अपने बड़े भाई को शांत रहने को कहता है और वो चियान से कहता है तुम्हें एक बार शांति से सोचना चाहिए, हम लोग अपनी गलती मानते हैं और उसको सुधारने की भी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर मायू के डैड कहते हैं अगर आप हमें माफ़ कर देते हैं तो नान का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, उसकी पढ़ाई लिखाई और जो भी वो चाहे वो सब। जिस पर चियान हंसने लगता है। इस पर मायू का बड़ा भाई कहता है ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। जिस पर चियान कहता है वैसे तुम्हारी कंपनी की 86 ब्रांच हैं और अभी तक तो सिर्फ मैंने 2 फैक्ट्री और एक मेडिसिन स्टोर पर ही हमला किया है। इस सब से तुम इतना बौखला गए और जब मैं बाकी की ब्रांच के साथ कुछ करूँगा तो तुम्हारा क्या होगा। इस पर मायू का बड़ा भाई कहता है तुम हमें कब तक निशाना बनाते रहोगे। जिस पर चियान सामने से कहता है तुम्हारी बहन ने नान को जो दवाई दी है, जब तक उसका असर रहेगा तब तक तुम्हारे परिवार के साथ यही होता रहेगा। जैसे ही उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अपनी बहन से पूछो कि ये कब तक ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारी बहन ने जो दवाई दी है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इसके बाद चियान वहाँ से उठकर जाने लगता है कि मायू का छोटा भाई कहता है मेरा एक सवाल है, जहाँ तक मुझे पता है वो लड़की इतनी ज़्यादा रिच नहीं है और उसका परिवार बंस बनाने का काम करता है, तो तुम्हें उसकी इतनी ज़्यादा परवाह क्यों है। जिस पर मायू भी कहती है तुमने सही कहा, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो दिखने में भी अच्छी नहीं है। एक बंस बनाने वाली के लिए तुम इतने जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। तभी पीछे से नान कहती है क्या बंस बनाना इतना ज़्यादा बुरा है कि तुम मेरे साथ ये सब करोगी। और सभी पीछे घूमते हैं। पीछे नान खड़ी हुई थी जिसको अभी होश आ चुका था। चियान जल्दी से उसके पास जाता है। नान को चियान के घर में देखकर मायू का तो मूड खराब हो जाता है और वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम इतने अमीर आदमी के घर में कैसे आ सकती हो। जिस पर उसकी मॉम कहती है शांति से बात करो, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है क्या बात करने की। लेकिन ये बंदी कहाँ शांत होने वाली थी, ये लगातार बोलती है। जिस पर चैन बताने वाला होता है कि वो उसकी वाइफ है, पर तभी नान पीछे से कहती है कि मैं इसकी नैनी हूँ, इसीलिए इस घर में हूँ। जिस पर मायू खुश होकर कहती है सही है, तुम्हारी यही औकात है, तुम इसी लायक हो। और इस पर उसकी मामू से एक जोरदार तमाचा मारती है। जिस पर मायू की मेड को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो जल्दी से उसके पास भाग कर आती है एंड वो उसकी मॉम पर जोर से चिल्लाकर कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ उठाने की, ये एक मासूम बच्ची है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं आपको पता नहीं है क्या, उनके ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। जिस पर मायू उनको धक्का देकर कहती है तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, मुझसे दूर रहा करो। इस पर मायू की मॉम मेड से कहती है तुम पीछे हो जाओ, इसको ज़रा भी तमीज़ नहीं है और आज मैं इसको तमीज़ सिखाऊंगी। पर तभी चियान कहता है बस बहुत हुआ, अब नैन को भी होश आ चुका है, ये तमाशा अपने घर पर जाकर कीजिएगा, आप सभी को यहाँ से जाने की ज़रूरत है। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मायू की मॉम पीछे से रुक कर नान से पूछती है तुम्हारा पुश्तैनी घर कहाँ पर है, क्या तुम किसी गू परिवार से रिलेटेड हो। जिस पर वो इनकार कर देती है। उनके जाने के बाद वो चियान से पूछती है ये सब क्या था, उन्होंने अचानक से मुझसे ये सवाल क्यों किया। जिस पर वो कहता है तुम्हें इन सब पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शांत हो जाओ। इसके बाद हम नैन को रेस्ट करते हुए देखते हैं। चियान के पास मैनेजर आता है जिससे बात करने के लिए वो बाहर आ जाता है, जहाँ पर मैनेजर बताता है
मैडम के तीनों भाई आपके बारे में पता करवा रहे हैं। जिस पर चियान कहता है एक काम करो, कुछ ज़मीन के कागज़ों को तैयार करवाओ। उसके वहाँ से जाने के बाद नैन वहाँ पर आती है और कहती है क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। जिस पर वो कहता है तुम बोलना क्या चाहती हो। नैन कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम वो वाला काम करते हो, पर प्लीज़ सुधर जाओ। जिस पर वो कहता है ऐसा कौन सा काम करता हूँ जिसका तुम नाम नहीं ले रही। एंड वो अपने मन में सोचती है ये आदमी अमीर औरतों को खुश करने का काम करता है, ये मैं कैसे अपनी ज़ुबान से बोल सकती हूँ। तभी नैन के पास उसके भाई की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है तो दूसरी तरफ से उसका भाई कहता है क्या तुम अपने हस्बैंड के साथ हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। उसका भाई कहता है जहाँ तक मैंने पता लगाया है तुम्हारा हस्बैंड अच्छा आदमी नहीं है, वो गलत काम करता है। सुनकर वो शॉक होती है। चियान उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और कहता है मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। इसके बाद चियान और नान को उसके भाइयों के सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर नैन का सबसे बड़ा भाई कहता है राजा जी के बर्थडे में तुम जो शराब लेकर आए थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव है और हमने पता लगाया है वो सभी असली है। पर सामने से चियान कहता है तो क्या बड़े भाई मुझे नकली शराब खरीद कर लानी चाहिए थी। इस पर उसका दूसरा भाई कहता है तुम जानते भी हो उनकी कीमत करीब 20 मिलियन है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो कुछ बोल पाता उसका भाई सामने से कहता है हम जानते हैं तुम स्मगलिंग करते हो। इस पर चियान कहता है अरे नहीं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, दरअसल मैं तो एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैं भी एक किसान ही हूँ। एंड वो उनको अपना ग्रामीण कार्ड दिखाता है और साथ ही फिर वो एक नक्शा निकाल कर दिखाता है शहर में उसकी कितनी ज़मीनें हैं और वो करीब 100 एकड़ में फैली हुई थी। जिस पर तीसरा भाई कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था एक किसान का बेटा इतना ज़्यादा अमीर हो सकता है। जिस पर चियान कहता है तो आप क्या सोचते हैं कि किसान हमेशा गरीब ही होता है। जिसके बाद वो कहता है अरे नहीं नहीं मुझे माफ़ करना। इसके बाद चियान कहता है क्या मैं आप सभी के एग्ज़ाम में पास हो चुका हूँ। जिस पर वो तीनों हाँ कहते हैं। नान का छोटा भाई नान का सामान लेकर आता है और कहता है अब आप इसको लेकर जा सकते हैं। जिस पर नान वॉज लाइक क्या तुम तीनों मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। जिस पर उसका भाई कहता है अरे नहीं नहीं तुम्हारी शादी को कई साल हो चुके हैं, ज़रा मुझे बताओ शादी के बाद कौन सी लड़की अपनी माँ के घर पर रहती है, तुम्हें अपने पति के घर पर जाना चाहिए। इस पर चियान कहता है अरे रहने दीजिए मैं इसको कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा, अभी इसको आदत नहीं है ना। इसके बाद हम मायू की मॉम को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड को एक फ़ोटो दिखाकर कहती है क्या आप इसको पहचानते हैं। जिस पर वो कहता है ये लड़की तो नान है पर आपके पास इसका फ़ोटो क्यों है। जिस पर वो सामने से कहती है ये नान नहीं है बल्कि ये मेरी बहन है जिसकी मौत पहले ही हो चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हुआ करती थी। क्या ये वाकई में कोई इत्तेफाक है कि उस लड़की का फेस बिल्कुल मेरी बहन से मिलता है। इसके बाद तो उसका हस्बैंड सोच में पड़ जाता है। इसके बाद हम मायू को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर उसके पास मेड आती है सूप लेकर, लेकिन यहाँ पर वो मेड के साथ अच्छे से बात नहीं करती और कहती है मुझसे थोड़ा दूर रहा करो। जिस पर मेड उसको सूप देती है लेकिन वो उस सूप को उसी के ऊपर फेंक देती है और कहती है तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगती हो, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जिस पर मेड बाहर आती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है एंड उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जिसके बाद वो दोबारा से रूम में जाती है और जाकर उसका गला पकड़ लेती है। ये देखकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। पर मेड यहाँ पर कहती है क्या तुमने कभी अपने फेस को ध्यान से देखा है, ये बिल्कुल मेरे जैसा है और आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ, तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हो। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मायू की मॉम हॉस्पिटल में होती हैं एंड वो एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती हैं, लेकिन मेड यहाँ पर उनकी बच्ची को अपनी बेटी से एक्सचेंज कर देती है और फिर उनकी बेटी को डॉक्टर से कहीं दूर फेंकवा देती हैं। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर ये सारी बातें सुनकर मायू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो एक हेयर पिन उठाकर उसके हाथ पर ज़ोर से मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम चियान को देखते हैं जो कि एक स्टोर में जाता है जो कि इसी की कंपनी का होता है और वहाँ पर जाकर ये वहाँ के सभी कर्मचारियों से कहता है जितनी महंगी और शानदार ड्रेस हो सकती है उतनी शानदार ड्रेस बनाओ क्योंकि मैं अपनी वाइफ से शादी करने वाला हूँ, मैं उसे एक ग्रैंड वेडिंग देने वाला हूँ। तभी नान यहाँ पर अपनी एक दोस्त के साथ आ जाती है। उसको देखते ही तो सभी लोग भागकर अलग अलग जगह पर छिप जाते हैं। यहाँ पर नान की दोस्त उससे उसके हस्बैंड के बारे में बात करती है जिस पर नान कहती है
मेरा पति इतना ज़्यादा अमीर नहीं है। इस पर उसकी दोस्त कहती है, पर जिस हिसाब से तुमने बताया है उसका पुश्तैनी घर शहर के बीचों बीच है, तो उसका गरीब होना तो नामुमकिन है। जिस पर नान कहती है, ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ कि वो गरीब है। यहाँ पर उसकी दोस्त उसको एक ड्रेस खरीदने को कहती है, पर नान कहती है ये बहुत ही ज़्यादा महंगी है, मैं इतना पैसा खर्च नहीं कर सकती। एंड वो अपनी दोस्त को लेकर जाने वाली होती है। चैन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसका पैर टकराता है एंड वो सामान के साथ नीचे गिर जाता है, जिसके बाद नान उसको देख लेती है। सभी लोग आकर उसे उठाते हैं। नान उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर वो थोड़ा सा सोचकर कहता है, मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। वो कहती है क्या काम, जिस पर वो कहता है पहले मैं काम तो ख़त्म कर लूँ तब बताऊँगा ना। और वो अपने मैनेजर के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। नान की दोस्त कहती है तुम्हारा पति तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो पूछती है तुम्हारे बच्चों की प्लानिंग कब है, इस पर नान बताती है कि अभी तक तो वो एक दूसरे के करीब भी नहीं आए हैं। ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पर अगर ऐसा है तो ज़रूर कोई बात है, या तो फिर उसने बाहर किसी और औरत को रखा हुआ है। जिस पर नान कहती है ऐसा नहीं है, मेरा पति तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिस पर उसकी दोस्त कहती है नहीं, तुम्हारा पति ज़रूर तुमसे कुछ छिपा रहा है। वो उसको अपना फ़ोन निकालकर सीसीटीवी फुटेज दिखाती है उस रात होटल की और कहती है तुम्हारा पति जिस आदमी के साथ बैठा है वो इस शहर का सबसे अमीर आदमियों में से एक है। तुम्हारा पति कोई आम आदमी नहीं है, और उस रात जिस आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की थी उसके होटल को पूरी तरह से बंद करवा दिया गया था अगले दिन ही। तुम्हारा पति ज़रूर तुमसे कुछ छिपा रहा है, या तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है या फिर उसने किसी बहुत ही ज़्यादा अमीर औरत के साथ अपना रिश्ता बना के रखा है। तभी इन दोनों की नज़र चियान पर पड़ती है, जो कि एक ओल्ड लेडी के साथ बात कर रहा था, वो भी बहुत ही प्यार से। ये देखकर तो उसकी दोस्त कहती है मुझे लगा था कम से कम ये 30 या 40 साल की औरत के साथ अपना रिश्ता रखेगा, लेकिन ये औरत तो करीब 70 साल की लग रही है। ये सब देखकर नान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाली, और वो उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन उसकी दोस्त रोक कर कहती है जो भी बात करनी है घर पर करना, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पर तुम ऐसा नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर मायू की मॉम आती है एंड वो नान से कहती हैं क्या मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम चियान को उसके दोस्त के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो अपने दोस्त को नान के बारे में बता रहा था कि वो अपनी स्टडीज़ में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और उसके पास मनोविज्ञान की डिग्री है। साथ ही उसको करीब 24 लड़कों ने प्रपोज किया, लेकिन उसने सबको रिजेक्ट कर दिया। और तभी यहाँ पर मैनेजर आता है और बताता है आपके इन लॉज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आपके जो फादर इन लॉ हुआ करते थे वो एक नंबर के नशेड़ी और जुआरी थे। उन्होंने अपना सब कुछ जुए में उड़ा दिया क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे। जिस पर उसका दोस्त कहता है यही कारण है कि तुम्हारी वाइफ अमीर लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिस दिन उसको तुम्हारे बारे में पता चलेगा पता नहीं क्या होगा, शायद तुम दोनों का तलाक हो जाए। जिस पर चियान को गुस्सा आता है। तभी यहाँ पर मैनेजर के पास एक कॉल आती है। कॉल कट करके वो चियान को बताता है मिस लू ने आपकी वाइफ को मिलने के लिए बुलाया है। जिसके बाद चियान को टेंशन होती है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम नान को लू परिवार के घर पर देखते हैं, जहाँ पर मायू उसके पास आती है और कहती है तुम मेरे घर पर क्या कर रही हो। तभी उसकी मॉम पीछे से आती है और कहती है मैंने इसको बुलाया है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, अगर वो दूर हो जाएं तो बहुत ही बेहतर होगा, तुम दोनों को बात करनी चाहिए। इस पर मायू नान से कहती है चलो बाहर चलकर बात करते हैं। एंड ये दोनों बाहर आ जाती हैं, जहाँ पर मायू एक डंडे से उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन नान उसको पकड़ लेती है और फिर कहती है तुम कितनी ज़्यादा बेशरम हो, लगता है तुमको मुझसे पिटने का शौक है, इसलिए हर बार इस तरह की हरकतें करती रहती हो। जिस पर मायू कहती है चुप कर बेवकूफ़, तू एक गरीब है, तेरी औकात तो चियान के घर की नौकरानी बनने की भी नहीं है और तू उसकी नैनी बनी हुई है। तभी पीछे से चियान कहता है तुमने सही कहा। एंड वो नान के करीब आकर उसको किस कर लेता है। ये देखकर तो इस बंदी के होश ही उड़ जाते हैं। भी यहाँ पर उसका भाई आ जाता है। वो चियान से पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर चियान पहले नान को जाकर कार में बिठाता है और वापस आकर उसके भाई के कान में कुछ कहकर वहाँ से चला जाता है।
आयु अपने भाई से कहती है उसने क्या कहा, जिस पर उसका भाई गुस्से में कहता है पिछली बार तुम्हारी वजह से हमारे परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा था, लेकिन तुमने फिर भी सबक नहीं सीखा और इस बार तुमने उससे भी ज़्यादा किया है। क्या तुम पागल हो चुकी हो? ये सब करना बंद कर। इसके बाद हम चियान को देखते हैं जो नान को गोद में उठाकर घर में लेकर आता है एंड वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मुझे जाने दो, मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। चियान उसको बेड पर लिटा देता है एंड उसको किस करके कहता है क्या मुझे तुम्हें दोबारा बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा कौन हूँ? चलो जल्दी से बताओ मैं कौन हूँ। वो कहती है तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। इस पर चियान उसको फिर से किस कर लेता है और कहता है अगर तुमने डाइवोर्स की बात की तो मैं तुम्हें किस करूँगा। जिस पर वो एकदम शांत हो जाती है और कहती है तुम एक विलेन हो। इस पर वो कहता है ठीक है मैं एक विलेन हूँ लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा परवाह है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पर वो उसके हाथ पर काट लेती है। जिस पर चियान कहता है तुम चाहे मुझे मारो चाहे काटो, मैं तुम्हें डाइवोर्स लेने नहीं दूंगा। और फिर हमें यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कार में इन दोनों के बीच बहस हो रही थी। चियान उसको पूछता है तुम लू परिवार के घर पर क्यों गई? जिस पर सामने से जवाब आता है तुमसे मतलब मैं तुम्हें क्यों बताऊं सारी चीज़ें। जिस पर वो कहता है इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? लेकिन यहाँ पर तो नान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। चियान गुस्से में कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो? इस पर वो कहती है हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ एंड वो ड्राइवर को कार रोकने को कहती है और कार से उतरकर चल देती है। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है पर चियान उसको बचा लेता है और कहता है ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझे बताओगी कुछ? जिस पर वो कहती है आखिर मैं तुमको क्यों बताऊं? आखिर तुम हो कौन मेरे? जिस पर चियान कहता है क्या तुम हमारा रिश्ता भूल चुकी हो? और गुस्से में उसको कार में बिठा देता है। सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ पर नान की आंखों से आंसू आ जाते हैं तो चियान कहता है प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे मारो पीटो, काटना है काटो, जो करना है करो, पर प्लीज़ रोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या। जिस पर वो कहती है तुमने मुझे धोखा दिया है। जिस पर चियान वॉज लाइक मैंने कब धोखा दिया है? इस पर वो जल्दी से अपने फ़ोन से एक वीडियो उसको दिखाती है जिसमें चियान उस ओल्ड लेडी के साथ होता है। जिस पर चियान का रिएक्शन वॉज लाइक वाह ये वीडियो किसने बनाया है? ये तो वाकई में बहुत ही अच्छा बना है। जिस पर नान गुस्से में कहती है तो ये तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है? आज के ज़माने में लोग मेहनत करके अमीर बनना चाहते हैं लेकिन तुम जैसे लोग तो शॉर्टकट अपनाते हैं, अमीर औरतों के साथ रिलेशन बनाते हैं। जिस पर चियान समझ जाता है कि उसकी महान पत्नी को बहुत ही बड़ी वाली गलतफहमी हुई है और वो कहता है तुम पागल हो चुकी हो, जिसके बारे में बात कर रही हो जानती भी हो कि वो मेरी कौन है। और तभी अचानक से उनका वीडियो कॉल आ जाता है एंड वो सीधा कॉल उठा कर कहता है दादी मेरी वाइफ आपके साथ कुछ बात करना चाहती है एंड कैमरा उसकी तरफ घुमा देता है। ये सुनकर नान शॉक हो जाती है। इसके बाद हम इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर नान ने उसको सारी चीज़ें बता दी थी कि किस तरह से उसकी दोस्त ने उसको भड़काया था और ये सारी बातें बोली थी कि उसका हस्बैंड या तो बहुत अमीर हो सकता है या फिर उसका किसी के साथ रिलेशन हो सकता है। जिस पर चियान सोचता है मौका तो अच्छा है, क्यों ना मैं इसको अपने अमीर होने के बारे में बता दूं। एंड वो नान से कहता है वैसे ये बात तो सच है, मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। जिस पर नान कोई भी रिएक्शन नहीं देती। चियान कहता है ऐसे मत देखो, मैं वाकई में बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ। नान कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो। जिस पर चियान कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, ज़रा मेरी वॉच देखो, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, करीब 200 मिलियन की है। जिस पर नान कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दिखने में, वाकई में तुम अमीर हो। इस पर चियान अपना डस्टबिन उठाकर कहता है तुम जानती हो ये अब्रॉड से आया है और इसके आज तक सिर्फ 3 ही पीस बने हैं, इसकी कीमत भी मिलियंस में है। जिस पर नान क्लैप करते हुए कहती है अरे वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमीर निकले, सच में मेरा पति कितना ज़्यादा अमीर है। और फिर वो अचानक से कहती है क्या तुम मुझे 5 साल की बच्ची समझते हो कि कुछ भी बोले जा रहे हो? मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मैंने तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस देखा है, मेरे माथे पर बेवकूफ़ थोड़ी लिखा है। जिस पर चियान समझ जाता है कि इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उसकी कोई भी बात उसके माथे में नहीं घुसने वाली। और तभी इनका डोर नॉक होता है। नान जाकर दरवाज़ा खोलती है जहाँ पर एक लड़का चमक धमक वाले कपड़े पहनकर खड़ा था एंड वो कहता है मैं एक डिज़ाइनर हूँ, आपने जो ऑर्डर दिया था मैं वो लेकर आ गया। जिसके बाद वो अंदर आ जाता है और वो अपने साथ बहुत ही सारे कपड़े, बहुत ही सारी ज्वेलरी और वॉचेस वगैरह लेकर आया था।
इसके बाद वो नान से कहता है ये आपके लिए सभी कपड़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। इसके बाद ये ज्वेलरी आपके लिए है, ये आपके लिए सिर्फ पार्टीज़ के लिए है। आप अगर किसी पार्टी में जाती हैं तो इनको पहन कर जाना। वो दूसरा बॉक्स दिखाते हुए कहता है इन ज्वेलरीज को आप किसी फैमिली फंक्शन में पहन सकती हैं। और वो तीसरे बॉक्स के पास जाता है और कहता है इसमें कुछ वॉच हैं। पर तभी नान कहती है बस करो, रुक जाओ, मेरी आंखें इतनी महंगी चीज़ें देखने के लिए अभी प्रिपेयर नहीं हैं। वैसे भी जो सामान तुम लेकर आए हो मैंने तो इसका ऑर्डर कभी दिया ही नहीं, इसीलिए प्लीज़ इनको वापस ले जाओ। चियान डिज़ाइनर की तरफ वापस जाने का इशारा करता है, जिस पर वो कहता है आप दोनों की रात शुभ हो, और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नान उन कपड़ों को देखने लगती हैं क्योंकि वो कपड़े तो वहीं पर रह गए थे, और कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, ये उस ब्रांड के हैं जो बहुत कम कपड़े बनाती है और बनाते ही उनके कपड़े बिक जाते हैं और दुनिया में सिर्फ कुछ चंद लोग ही हैं जो वो खरीदते हैं। जिस पर चियान उसके पास आता है और कहता है मैंने कहा था ना मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हूँ, मैं एक अरबपति हूँ। जिस पर नान उसका फीवर चेक करने लगती है और कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। जिस पर चियान समझ जाता है नान को अपनी अमीरी के बारे में बताना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा होगा। इसके बाद नान के पास कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसको वो जॉब मिल गई है इस जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। जिसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो चियान से कहती है अब बहुत रात हो चुकी है, मुझे घर जाना चाहिए। जिस पर चियान कहता है ये भी तो तुम्हारा घर ही है, यहीं पर रुक जाओ। इस पर वो कहती है पर तुमने पिछली बार मना किया था। जिस पर वो कहता है तब मैं तैयार नहीं था लेकिन अब मैं तैयार हूँ, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। एंड वो उसका रूम दिखाने ले जाता है जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड नान उस रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। चियान उसको उठाकर बेड पर बिठाता है, जिसके बाद नान उसको किस करती है। इसके बाद चियान भी उसको किस करता है और बस ये एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन तभी नान का फ़ोन रिंग होता है, वो कॉल रिसीव करती है, उसकी दोस्त की कॉल होती है जो कि सामने से पूछती है क्या तुम्हारा और तुम्हारे हस्बैंड का झगड़ा हुआ। जिस पर चियान उसके हाथ से फ़ोन लेकर कहता है मिस अभी तक तो हमारा झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने कॉल कट नहीं किया तो शायद हमारा झगड़ा हो सकता है। एंड वो कॉल कट कर देता है, जिस पर नान हंसने लगती है। इसके बाद चियान उसको गुड नाइट बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर नान और उसके भाई उसकी मॉम की रेस्टोरेंट में मदद कर रहे थे। जहाँ पर नान की मॉम उसको कहती है जब तुम अगली बार आओ तो मेरे दामाद को भी लेते आना। यहाँ पर नान का सबसे बड़ा भाई नान से पूछता है अब सब कैसा चल रहा है। जिस पर वो बताती है अभी भी चियान एज अ ड्राइवर वर्क कर रहा है साथ में, क्योंकि उसे थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। वो कुछ कंपनीज़ के लिए मॉडलिंग का काम भी करता है। जिसके बाद हम इन तीनों भाइयों को एक साथ बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर उनका बड़ा भाई कहता है हमें अपने जीजा की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो अभी इतने अमीर नहीं हैं, हाल ही में उन्होंने शादी की है, उनका बहुत खर्चा हुआ होगा। इसके बाद ये तीनों आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। इसके बाद हम चियान को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ होता है और वो उसको बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सामने से मुंह खोलकर बोल दिया कि मैं एक अरबपति हूं, लेकिन मेरी पत्नी को यकीन हुआ ही नहीं और मुझे ये डर है जब सच में उसे यकीन होगा कहीं वो मुझे डाइवोर्स ना दे दे। अगले सीन में हम चियान को उसके ब्रदर इन लॉज के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उसको एक दुकान के कागज़ देते हैं और साथ में कुछ कार्ड भी देकर कहते हैं इनका पासवर्ड तुम्हारी पत्नी का डेट ऑफ बर्थ है। वो कहता है ये सब क्या है। जिस पर वो कहते हैं हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं एक ब्यूटी क्लिनिक खोलने में, फिर तुम्हें एज अ ड्राइवर काम करने की ज़रूरत नहीं है और वैसे भी इस काम में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। जिस पर वो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तीनों कहाँ सुनने वाले थे, वो सब कुछ थमाकर वहाँ से चले जाते हैं जबकि ये अपने परिवार वालों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने में। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मैनेजर वहाँ पर आकर कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हुए कहता है आपका जो शक था वो सही निकला। दरअसल आपकी पत्नी का चेहरा मिस लू की मरी हुई बहन से मैच करता है। साथ ही मुझको ये भी पता चला है कि आपकी पत्नी असल में अनाथ है। जिन लोगों ने उसको पाला है उनके साथ उनका खून का रिश्ता नहीं है। ये सुनकर तो चियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अब
अब हम अगले दिन इन दोनों को वॉशरूम में एक साथ ब्रश करते हुए देखते हैं, जहाँ पर इन दोनों ने एक जैसे नाइट सूट पहने थे और वाकई में इनका कलर बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद वो किचन में उसको अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाती है और इन दोनों की जोड़ी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद हम इन दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहाँ पर चियान नान को खाते हुए देखता है और फिर वो उसको किस करता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं। चियान जा रहा होता है, तभी उसके पास से रिपोर्ट गिर जाती है जिसे नान देख लेती है, जिस पर वो घबरा जाता है और कहता है, दरअसल मेरा इरादा नहीं था कि मैं तुम्हारी जासूसी करूं। इस पर नान कुछ भी नहीं कहती और बोलती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई सीक्रेट नहीं है, मैं जानती हूँ कि मैं अनाथ हूँ। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं, जहाँ पर नान चियान को बताती है, दरअसल मेरी मॉम ने मुझे एक कचरे के ढेर में से उठाया था, मुझे जन्म लेते ही वहाँ पर फेंक दिया गया था। अगर मुझे मेरे रियल पेरेंट्स मिल जाए तो मैं उनसे कोई सवाल नहीं करूँगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि मैं उनको पीट दूँगी। इसके बाद चियान उसको कंपनी में ड्रॉप करता है, जहाँ पर उसको नई नई जॉब मिली होती है। अब हम कंपनी के अंदर दो इंसानों को देखते हैं, जहाँ पर लड़का एक लड़की से कहता है, मैं डिप्यूटी डायरेक्टर बनने के लायक हूँ, पर किसी लड़की को लाया जा रहा है जो बनेगी, और वो उसकी भर भर कर इंसल्ट कर रहा था। पर तभी यहाँ पर नान आ जाती है और उसको अपने सर्टिफिकेट दिखाती है, लेकिन ये लड़का तो उसके साथ बदतमीज़ी करने लगता है, जिस पर वो उसको एक तमाचा मारती है। थप्पड़ खाने के बाद वो एक डायलॉग मारता है जो कि फेमस होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमारी हीरोइन उसे ज़मीन पर पटक देती है, जिसके बाद वो सिक्योरिटी वालों को बुला लेता है। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं और तभी यहाँ पर चियान आता है। ये लड़का चियान को कहता है, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं मिस लू का चचेरा भाई हूँ। जिस पर चियान कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और सभी को बताता है, प्रेसिडेंट ने बोला है मिस नान कंपनी की न्यू डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। जिसके बाद नान चियान का हाथ पकड़ के उसको वहाँ से बाहर लेकर आती है और कहती है, डायरेक्टर तो मुझे बना दिया गया, लेकिन प्रेसिडेंट को ये बात पता कैसे चली कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। जिस पर चियान कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। एंड वो उसको किस करके बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए, मुझे काम है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मायू को देखते हैं, जिसका मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। यहाँ पर उसके पास मेड आती है तो वो उसकी इंसल्ट करती है एंड उसको ज़मीन पर धक्का दे देती है, जिस वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पर उसकी मॉम आती है और कहती है, ये सब बदतमीज़ी क्या है। जिस पर वो अपनी मॉम से कहती है, इसको जॉब से फायर कर दो। जब भी मैं इसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे गुस्सा आ जाता है। एंड वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मायू की मॉम मेड को उठाती है और उसकी तरफ से माफ़ी मांगती है। एंड वो कहती है, ये लड़की पागल होती जा रही है, कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि ये मेरी डॉटर है ही नहीं। ये सुनकर मेड कहती है, ये आप क्या बोल रही हैं, बस थोड़े से प्यार की वजह से वो बिगड़ गई है, वरना वो आप ही की बेटी है। इसके बाद हम मायू को देखते हैं, जहाँ पर उसके पास मेड आती है और कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जिस पर वो कहती है, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। लेकिन वो जाती नहीं तो मायू उसको रूम में लेकर आती है और आते ही उसका गला दबाने लगती है। एंड वो उसको बोलती है, ज़्यादा मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं तुम्हें मार डालूँगी। इस पर वो उसको डीएनए रिपोर्ट देती है, जिसको देखकर मायू शॉक हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में ये सच है। इस पर मेड कहती है, हाँ ये एकदम सच है, नान मिस लू की बायोलॉजिकल डॉटर है। इस पर मायू कहती है, अगर ये सब उनको पता चल गया, पता नहीं क्या होगा। अब आप मुझको बताइए, मैं आगे क्या करूं। जिस पर मेड कहती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं पहले से सब कुछ संभालते आ रही हूं, अब भी मैं संभाल लूँगी। और हमको फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नान के वहाँ से जाने के बाद मायू की मॉम ने उसके जूस के गिलास को अपने पास रखा था ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके, पर मेड ये देखती है तो नाटक करती है बीमार होने का। जैसे ही वो दवाई लेने जाती है तो जाकर वो उस गिलास को धो देती है और सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम मायू के पेरेंट्स और उसके भाई को बैठे हुए देखते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। जिस पर वो कहती है, ये कैसे अजीब चीज़ है, वो दिखने में दोनों एक जैसी ही हैं।
भी यहाँ पर मायू आती है और अपने भाई से कहती है, क्या आज आप मुझे कंपनी लेकर चलेंगे? जिस पर वो कहता है, अचानक से तुम्हें कंपनी क्यों जाना है? तुम्हें तो अपनी मेकअप से फुर्सत ही नहीं मिलती थी और अब तुम बिजनेस संभालना चाहती हो। जिस पर वो कहती है, मैं लू परिवार की बेटी हूँ, मुझे आगे चल के बिजनेस ही तो संभालना है, तो क्यों ना मैं अभी से इसकी तैयारी करके चलूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर मायू ने नान का किडनैप कर लिया था और वो यहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। वो कहती है, तुमको चियान ने किस किया था ना, अब मैं तुम्हारे इस फेस को ख़राब कर दूँगी। और तभी यहाँ पर मायू का भाई आता है जो अपना सर पकड़ कर आ रहा था और वो कहता है, मुझे पता नहीं था कि तुम ये सब करोगी। जिस पर वो कहती है, पर मैं तो ऐसी ही हूँ। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नान कंपनी में होती है और वो किसी काम से अपने सीनियर के पास आती है, पर यहाँ पर तो मायू बैठी होती है और यहीं पर इस बंदी ने इसका किडनैप किया था। के बाद सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हमारा हीरो हीरोइन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो रूम में जाता है तो नान उसको मिल जाती है। यहाँ पर मिस्टर लू और मिसेस लू भी होते हैं। यहाँ पर चियान इन दोनों से कहता है, आप अपनी बेटी को वाकई में संभाल नहीं सकते। बाद हम इन सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर मायू चियान से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो माफ़ करने से साफ इनकार कर देता है। डॉक्टर भी नान का इलाज कर देते हैं और वो बाहर आ जाती है। अब मिसेस लू चियान से कहती है, मुझे समझ नहीं आया था कि आपने क्या बोला था, प्लीज़ मुझे समझाइए, कौन बहन भाई। इसके बाद हम इन सभी को घर पर देखते हैं जहाँ पर चियान का मैनेजर मिसेस लू को एक रिपोर्ट दिखाता है। वो उसको देखती हैं तो शॉक हो जाती हैं और फिर वो नान से कहती हैं, तुम दिखने में बिल्कुल मेरी बहन जैसी थी और देखो तुम मेरी बेटी निकली। तभी मायू के डैड कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी वाइफ ने एक ही बच्चे को जन्म दिया था। जिस पर चियान कहता है, ये बात सही है, लेकिन जो बेटी फ़िलहाल आपके पास है वो किसी और की है, ये आपकी बेटी नहीं है। ये सुनते ही तो मायू भड़क जाती है और कहती है, ये सब क्या बकवास है, आपने डीएनए टेस्ट थोड़ी करवाया है, एक बर्थ मार्क पर आप ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। जिस पर चियान नान के सर से एक बाल तोड़कर यहाँ पर मिस्टर लू को दे देता है ताकि वो डीएनए टेस्ट करवा सके। और तभी यहाँ पर मेड भी आ जाती है एंड वो सभी से कहती है, नान आपकी डॉटर नहीं है। जिस पर मिसेस लू कहती है, तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो। इस पर वो कहती है, क्योंकि मुझे नान के रियल पेरेंट्स मिल चुके हैं और वो कुछ ही दिनों में यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनकर वो शॉक होती है, यहाँ पर इतना कुछ हुआ था इसलिए ये बेचारी बेहोश हो जाती है। और जब इसको होश आता है तो ये अपने रूम में होती है और इसके सामने चियान होता है। वो कहती है, मैंने एक बुरा सपना देखा जहाँ पर मैं अपने असली माँ बाप से मिली, लेकिन इस बार भी उन्होंने मुझे छोड़ दिया। जिस पर वो कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद चियान कहता है, उस दिन तुमने खुद को कैसे बचाया। जिस पर वो बताती है, मैंने खुद की रस्सी खोल ली थी और फिर मैं मायू के भाई के पास गई। उसकी हालत ख़राब थी, उसे ड्रग दिए गए थे। उसने मुझसे कहा, जल्दी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो रही है, इससे पहले मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। मैं दरवाजे तक पहुँची ही थी कि वहाँ पर तुम आ गए। इसके बाद चियान उसको किस करता है एंड फिर इसके बाद नान भी उसको किस करता और इनके बीच थोड़ा सा रोमांस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं नान अपनी कंपनी में थी, तभी एक लड़की आकर बताती है, आपसे कोई मिलने आया है। वो नीचे जाती है तो वहाँ पर एक औरत होती है और उसका लड़का होता है जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और वो औरत आते ही नान से चिपकने लगती है, तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये सब बोलकर। यहाँ पर हम मायू और मेड को देखते हैं जो दूर से ये सब कुछ देख रही थी। मायू कहती है, ये सब क्या है। मेड कहती है, मैंने इनको काम पर रखा है, ये लोग मुझे चंद पैसों में ही मिल गए। ये लोग हमारी हीरोइन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। और तभी यहाँ पर मायू का भाई भी आ जाता है और उन लोगों को उससे दूर हटाता है। यहाँ पर चियान भी आ जाता है। अब हम चियान और मायू के भाई को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है, डीएनए रिपोर्ट आ गई। मायू का भाई उसे देखता है तो फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाहर उसको नान मिलती है तो वो नान से कहता है, जिससे तुमने शादी की है, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम रात को नान को उसकी मॉम के रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो मायू के भाई की बात के बारे में ही सोचे जा रही थी। अब
अब ये पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर हम एक कपल को देखते हैं जो कि फ़ोन में किसी का फ़ोटो देखकर बात कर रहे थे। और तभी नान का सबसे छोटा भाई कहता है, ये तो हमारे जीजा जी की फ़ोटो है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। पर तभी नान कहती है, ये वाकई में उन्हीं की फ़ोटो है, उन्होंने वही शर्ट पहना है जो मैंने गिफ्ट किया है। पर तभी यहाँ पर वही औरत और उसका बेटा आ जाता है और ये लोग यहाँ पर भी तमाशे करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर नान की आंटी और उसकी बेटी निनिन आती है। यहाँ पर आकर उसकी आंट कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की सगाई टूटी, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़की हो। पर निनिन कहती है, मॉम ऐसा मत बोलिए, अगर उसने मुझे शाओमी के कैरेक्टर के बारे में नहीं बताया होता तो आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होती। जिस पर ये औरत निनिन को थप्पड़ मारती है और चुप होने को कहती है। इसके बाद वो उन पूरे परिवार से कहती है, तुम सब एक नंबर के बेकार लोग हो। तभी यहाँ पर चियान भी आ जाता है और कहता है, कौन है बेकार। चियान के गार्ड उन माँ बेटा को भी पकड़ लेते हैं और फिर वो यहाँ से उसकी आंट को भी भगा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं चियान, नान और उसकी पूरी फैमिली के सामने वही दोनों बैठे हुए थे, जहाँ पर मैनेजर उनको बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता है और वो उनके मुंह से निकलवाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने किसने पैसे दिए थे। लेकिन ये लोग भी बहुत ढीठ होते हैं, ये बोलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पर तभी मायू का भाई यहाँ पर आ जाता है और आकर उसके बेटे में एक लात मारता है और कहता है, अब तुम्हें भोंकने की ज़रूरत भी नहीं है। और वो सभी के सामने बताता है, असल में मायू हमारी मेड की डॉटर है और ये रही उनकी डीएनए रिपोर्ट। और यहाँ पर हमारी हीरोइन को ये भी पता चल गया था कि चियान बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिसके बाद वो उससे डिवोर्स लेना चाहती थी। लेकिन उसकी मॉम बोलती है, माना कि वो रिच है लेकिन वो एक अच्छा इंसान है। इसके बाद नान के भाई वहाँ से जा रहे थे, वो उनको बाहर तक ड्रॉप करने आती है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी यहाँ पर नान का कोई किडनैप कर लेता है। इसके बाद हम मायू को देखते हैं जो कि अपने डैड के पास आती है और वो उनसे तोहफे में एक कंपनी मांगती है। वो भी कहते हैं, मैं तुमको कंपनी दे दूंगा। इसके बाद हम मायू को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ पर अचानक से मेड अपने साथ एक लड़के को लेकर आती है, जिसको देखकर वो डर जाती है। तो मेड कहती है, घबराओ मत, ये तुम्हारा भाई है। और वो उस लड़के को बोलती है, तुम्हारी बहन का कमरा गहनों से भरा है, तुम जो चाहे वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसका ठरकी भाई अपनी बहन के पास ही बैठ जाता है और कहता है, मेरी बहन का फिगर बहुत अच्छा है, क्या वाकई में जो चाहूँ वो ले सकता हूँ। इस पर मायू मेड से कहती है, इसे लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं चिल्लाऊँगी। मेड कहती है, चिल्लाओ, क्या तुम ये ज़िंदगी खोना चाहती हो। तभी यहाँ पर मेड के पास कॉल आती है, जिसके बाद वो मायू को बताती है, मैंने नान का किडनैप करवा लिया है। इसके बाद मायू को हम नान के पास देखते हैं, जहाँ पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। लेकिन तभी यहाँ पर मेड अपने बेटे और एक आदमी के साथ आ जाती है। उसका भाई कहता है, जल्दी से मुझे 5 मिलियन दो। जिस पर वो कहती है, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। इस पर उसकी माँ कहती है, क्योंकि मेरे बेटे को 5 मिलियन चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर और मिसेस लू आ जाते हैं। वो यहाँ पर मायू को थप्पड़ मारते हैं ये सब करने के लिए। अब हम इन सभी को घर पर देखते हैं, जहाँ पर सारी डीएनए रिपोर्ट्स सबके सामने आ चुकी थी और सबको पता चल चुका था कि मायू मेड की डॉटर है और नान मिस लू की। जिसके बाद नान अपनी मॉम को हक करती हैं और यहाँ पर मेड को भी काफ़ी ज़्यादा डांटा जाता है। फाइनली यहाँ पर सब कुछ ठीक हो चुका था। इसके बाद हम लास्ट में इन दोनों की शादी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। नान की मॉम उसको कहती है, आज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस ड्रेस में। इसके बाद हमारा हीरो घुटनों पर बैठकर नान को शादी के लिए प्रपोज़ करता है। यहाँ पर नान की दोस्त एक दूसरी लड़की से कहती है, मैंने तो नान को पहले ही कहा था उसका पति कोई आम आदमी नहीं है और अब देखो वो शहर का सबसे अमीर आदमी है। यहाँ पर हम नान के भाइयों को देखते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे। अब नान के पास सिर्फ 3 नहीं बल्कि 5 भाई हैं, क्योंकि लू परिवार से भी 2 भाई उसके पास हैं। वो कहते हैं, हम सब 5 हैं और हमारी बहन 1 है और हमारा जीजा भी 1 ही है। और इसी अच्छे मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।